रोजा रखने वाली दो अंग्रेजन बहुएं। चलो अलीना, हमारी सहरी का समय हो गया है। माँ जी को पता ना चले, इसका हमें ध्यान रखना होगा। हाँ हाँ, चिंता मत करो, माँ जी को पता नहीं चलेगा। चलो रसोई में जाकर कुछ अच्छी अच्छी चीज बना लेते हैं। लौरा और अलीना दोनों अंग्रेजन बहू अपनी सहरी के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर छत पर आती हैं, जिसके बाद 5 बजे वो दोनों सहरी खाना शुरू करती हैं। तभी उन्हें सीढ़ियों में से किसी के ऊपर आने की आवाज आती है और वो कोई और नहीं बल्कि उनकी सास गायत्री होती है। तुम दोनों सुबह सुबह यहाँ छत पर क्या कर रही हो? और तुम्हें इतनी क्या भूख लगाई जो तुमने अपने लिए इतने सारे पकवान बनाए हैं? अपनी सास को अपने सामने खड़ा देखकर वो दोनों डर जाती हैं। देखो, कुछ तो मैं पहले ही समझ गई हूँ, इसलिए भलाई यही होगी कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो। गायत्री की बात सुनते ही उनकी जुबान को सांप सूंघ जाता है। मुझे तुम्हारी चुप्पी नहीं देखनी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब मुझे सच सच बताओ, आखिर ये इतने दिनों से चल क्या रहा है? वो माँ जी, दरअसल ये सहरी है। सहरी क्या होती है? मुस्लिम धर्म में ये सहरी तब ली जाती है जब हम रोजे रखते हैं। क्या कहा तुमने? हिंदू सास की बहू होकर मुस्लिम धर्म को अपनाया हुआ है? गायत्री बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है। वहीं बेचारी अलीना और लोरा भी कुछ कह नहीं पाती। तो कैसा लगेगा जब एक हिंदू सास की दो अंग्रेजन बहुएं मुस्लिम धर्म के लोगों के रिवाजों के अनुसार चल रही हो। चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग कहानी को जानने के लिए कहानी को शुरू से समझते हैं। अरे मेरे प्यारे बेटो, अब और कब तक शहर में ही रहोगे? जल्दी से वापस गांव लौट आओ और यहीं से अपना बिजनेस शुरू कर दो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए लड़कियां देखी हैं। ओहो माँ, इतनी जल्दी क्या है हमारी शादी करने की? माँ, बेशक बड़े भैया को शादी न करनी हो, लेकिन मुझे तो शादी करनी है, इसलिए मैं इन्हें गांव लेकर आ रहा हूँ और इस बार इन्हें लड़की पसंद करनी ही पड़ेगी। अर्जुन ऐसा कहने के बाद फोन काट देता है और रवि को जाने के लिए तैयार कर लेता है। इधर गायत्री भी अपने बेटों के आने की खुशी में तैयारियां कर रही होती है। वहीं रास्ते में अर्जुन और रवि की मुलाकात दो लड़कियों से होती है जो अमेरिका से इंडिया घूमने आई थी। उन दोनों के बैग चोरी हो चुके थे, जिसके चलते उनके पासपोर्ट भी चले गए थे और वो दोनों रो रही थी। अब हम क्या करें? वापस कैसे जाएंगे? हमें किसी से मदद लेनी चाहिए। लौरा और अलीना दोनों को थोड़ी थोड़ी हिंदी आती थी, जिसके चलते वो लोगों से पुलिस स्टेशन के लिए पूछ रही थी कि पुलिस स्टेशन कहाँ है, लेकिन कुछ लड़के उनको छेड़ने लगते हैं। अरे क्या माल है ये, विलायती माल तो हम लेकर जाएंगे आज। आए हाय, क्या गोरी चमड़ी है इस विलायती अंग्रेजन को। चलो आज का जुगाड़ पानी तो हो गया। दोनों के दोनों लौरा और अलीना को छेड़ने लगते हैं। कोई हमारी मदद करो, ये बदमाश हमें परेशान कर रहे हैं। छोड़ो हमें, कुत्ते कमीनों। क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? अरे माँ भी है और बहन भी है, बस तेरी कमी है डार्लिंग। अल्लाह तुमको माफ नहीं करेगा। अल्लाह तुमको इसकी सजा जरूर देगा। उनके इतना कहते ही रवि और अर्जुन वहां आकर उन दोनों की खूब पिटाई करते हैं और लौरा अलीना को बचा लेते हैं। डोंट वरी, एवरीथिंग इज ओके। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हम दोनों की मदद करके आपने इंसानियत दिखाई। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। अरे वाह, आपको तो हिंदी भी आती है। हमने सीखी थी यहाँ इंडिया में आने से पहले, लेकिन यहाँ आने के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया। अलीना और लौरा अपनी सारी दुर्घटना के बारे में अर्जुन और रवि को बताते हैं। आपके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अगर आप चाहो तो हम आपको अपने साथ ले जा सकते हैं। हमारी माँ आपका अच्छे से ख्याल रखेगी और जैसे ही आपके नए पासपोर्ट का इंतजाम हो जाएगा तो आप चले जाना। लौरा और अलीना के पास मदद के अलावा और कोई चारा नहीं था। आप भले आदमी लगते हो, हमारी मदद के लिए शुक्रिया। फिर क्या था, रवि और अर्जुन दोनों भाई अलीना और लौरा को अपने साथ बस में ले जाने लगते हैं। रास्ते में सफर तय करते करते अर्जुन को लौरा से और रवि को अलीना से प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों भाई रास्ते में ही एक मंदिर पर शादी करके अपनी माँ के लिए अंग्रेजन बहुएं ले आते हैं। अरे मेरे नास पीटे बेटो, ये तुमने क्या किया? हाय रब्बा, मैंने तो सोचा भी नहीं था तुम दोनों निकम्मे ऐसा करोगे। माँ, अब माफ भी कर दो हमें और अपनी बहुओं का स्वागत करो। रवि के प्यार से बोलने पर गायत्री पिघल जाती है।
जिसके बाद वो अपनी दोनों अंग्रेजन बहुओं का गृह प्रवेश करती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और वो दोनों अपनी सास के साथ बहुत अच्छे से रह रही होती हैं। तुम दोनों ने मुझे बहुत अच्छी बहू ला कर दी है। अरे बहुत धार्मिक और सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती भी हैं। देखा माँ, मैं कहता था कि हमारी पसंद आपको जरूर पसंद आएगी। हाँ हाँ, सही है, आप सारा क्रेडिट आप ही उठा लो, मैं तो बेवकूफ हूँ। अरे हाँ हाँ, तुम्हारी लौरा भी बहुत समझदार है, बस खुश। ऐसा कहने के बाद दोनों भाई अपने कमरों में चले जाते हैं, जहाँ उनकी पत्नी उन्हें बहुत ज्यादा परेशान नजर आती हैं। अरे क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कोई परेशानी वाली बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। आज मैं आपको एक सच बताना चाहती हूँ। कैसा सच? हम दोनों अंग्रेजन बेशक हैं, लेकिन हमने हमेशा मुस्लिम धर्म को ही अपना माना है। क्या कहा? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे तो सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जब हम दोनों यहाँ इंडिया में आए थे तो हमने यहाँ मुस्लिम लोगों में बहुत ज्यादा वक्त गुजारा था, जिसके बाद हमें उनका धर्म बहुत पाक नजर आया और हम दोनों ने इस धर्म को अपना लिया। लेकिन ये बात मेरी माँ नहीं समझेंगी लौरा। आप कुछ तो करो, हमारे रोजे शुरू होने वाले हैं। एक तरफ अर्जुन और एक तरफ रवि दोनों अपनी पत्नियों से यह सच्चाई जानने के बाद हैरान रह जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक साथ कमरे से बाहर आते हैं और एक दूसरे से मिलकर इस बात का सुझाव ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो भैया, ये बात तो माँ बिल्कुल भी नहीं मानेगी। ये तो मैं जानता ही हूँ। मैं तो ये सोच रहा था कि अगर माँ को इसके बारे में पता ही न चले तो कैसा रहेगा, हम उनसे इसके बारे में छुपा लेंगे। फिर क्या था, आखिरी में वो दोनों अपनी पत्नियों को रोजा रखने के लिए बोल देते हैं, लेकिन उन्हें ये सब छुप छुपा कर करना था। लेकिन आप तो जानते ही हो, कुछ चीजें छुपाई नहीं छुप पाती। तो कुछ ऐसा ही हुआ सुबह की सहरी के बाद। सुबह 5 बजे फजर की नमाज और उसके बाद दोपहर से जोहर की नमाज, जोहर की नमाज के बाद असर की नमाज, शाम 5 बजे और फिर 7 बजे इफ्तार करना, इफ्तार के बाद फिर अपने ईशा की नमाज पढ़ना और इस बीच में उन्हें कुरान और तस्बीह करना, और वो भी अपनी सास से छुप कर। ये सब उन दोनों को बहुत भारी पड़ रहा था। एक दिन गायत्री अपनी दोनों बहुओं से कहती है, मैं कई दिनों से देख रही हूँ, आखिर बात क्या है? तुम दोनों मेरे सामने खाना ही नहीं खाती हो। दरअसल माँ जी, हम खा लेते हैं पहले ही, बस आपको दिखाया नहीं होगा। सुबह हमने खा लिया था और अभी हमें भूख नहीं है। ऐसा कहने के बाद अलीना और लौरा चली जाती है और बाकी के काम करने लगती है। लेकिन गायत्री को उन दोनों के ऊपर शक हो जाता है, जिसके चलते उन दोनों के ऊपर वो नजर रखने लगती है। एक दिन अचानक से गायत्री की नींद 5 बजे खुल जाती है और वो रसोई में पानी पीने आती है। ये क्या, इतनी सुबह मेरी बहुओं ने नाश्ता भी बना लिया? आखिर ये दोनों हैं कहाँ? गायत्री उन दोनों को ढूंढते हुए छत पर आ जाती है, जिसके बाद उन दोनों का सच गायत्री के सामने आ जाता है और मजबूरन उन्हें सारी हकीकत अपनी सास को बतानी पड़ती है। माँ जी, हम अपने मजहब को नहीं छोड़ सकते। हम दिल से मुस्लिम धर्म को मानते हैं। अरे बहुओं, इसमें घबराने की क्या बात है? ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों ने अपना धर्म अपने आप चुना और मुझे इससे कोई भी आपत्ति नहीं है। ये तो हमारी खुद की पसंद होती है, ये सब हमारे ऊपर कोई नहीं थोप सकता। गायत्री को अपनी अंग्रेजन बहुओं के मुस्लिम मजहब से कोई परेशानी नहीं होती, जिसके चलते वो दोनों बहुत खुश होती हैं और अब उन्हें अपने रोजे छुप कर नहीं करने पड़ते। अंजना की 3 बेटियां थीं। बड़ी 2 बेटियां काली थीं, जिनका नाम शेफाली और रागिनी था। वहीं तीसरी बेटी का नाम मोना था, जो कि दोनों बहनों से ज्यादा सुंदर और गोरी थी। कुछ समय बाद अंजना की तीनों बेटियों की शादी एक ही ससुराल में कविता के तीनों बेटों से हो जाती है। बड़ी बहन दोनों जेठानी थीं, जबकि छोटी बहू मोना देवरानी थी। शेफाली और रागिनी के साथ जो मायके में हुआ था, अब वो धीरे धीरे ससुराल में भी होने लगा था। क्या उन दोनों काली बहुओं का नसीब ऐसा ही रहेगा या बदल जाएगा? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। शाम हो रही थी, तभी कविता अपनी दोनों बड़ी बहू से कहती है, अरे ओ शेफाली, रागिनी, जरा दोनों इधर आओ। जी माँ जी। मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मौसम भी बहुत अच्छा है, इसलिए बाहर आंगन में पकौड़े बना कर ले आ जा। रागिनी बहू, बाहर बैठकर ही हैंडपंप के पास बर्तन और कपड़े साफ कर ले। जी माँ जी। अरे मोना बहू, पिंकी, जरा बाहर आ जाओ, बाहर बैठकर बातें करेंगे। जी माँ जी।
माँ बाहर का मौसम तो बहुत ही अच्छा है, अगर बारिश हो जाएगी तो मजा आएगा ना। चलो बाहर सोफे पर बैठते हैं। हाँ चल, मैं तो कह ही रही हूँ। घर की सभी औरतें बाहर बैठकर मौसम का आनंद लेती हैं। वहीं शेफाली चाय पकौड़े बनाकर सास के सामने प्लेट पर रखती है और दूसरी बहू हैंडपंप चलाकर कपड़े धोती है। तभी गोरी बहू अपनी ननद पिंकी से कहती है, अरे ननद जी, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, थोड़ा सा पैर दबा दोगे क्या? और माँ जी सिर भी, थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। क्यों माँ जी, मैं गलत कह रही हूँ? इतना तो ननद जी मेरे लिए कर ही सकती है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। पिंकी, जरा अपनी भाभी की बात सुन। जी माँ। मेरी माँ के सर में दर्द हो रहा है, उनके तो कर नहीं रही, बड़ी आई मुझसे पैर दबवाने वाली। माँ ने इस गोरी को कह कहकर अच्छा खासा सर पर बिठा लिया। जो काम बहू को सास के लिए करने चाहिए वो हम दोनों इस गोरी बहू के लिए कर रहे हैं। अरे मोना बहू, ले आ तू भी चाय पकौड़े खा ले, मजा आएगा। नहीं माँ जी, मुझे चाय नहीं पीनी। अगर चाय पीऊंगी तो अपनी दोनों बहनों की तरह काली हो जाऊंगी। मैं बस पकौड़े ही खाऊं, चाय आप इनको ही पिला दीजिए। अरे हाँ बहू, तूने बिल्कुल ठीक कहा। अरे ओ शेफाली और रागिनी, ये लो, तुम ही चाय पी लेना, पकौड़े हम खा लेंगे। माँ बेटी और मेरी गोरी बहू, जा जाकर और पनीर और प्याज के पकौड़े ले आ। जी माँ जी। पिंकी अपनी गोरी भाभी के पैर दबा रही थी, वहीं उसका सिर दबा रही थी। हैंडपंप चलाकर कपड़े धोती हुई रागिनी कहती है, बहुत भूख लग रही है, रहा ही नहीं जा रहा। माँ जी और सबके साथ बैठकर चाय पी लेती हूँ, वही काफी है। ऐसा कहकर रागिनी उठकर उनके साथ चाय लेकर पीने बैठ जाती है। तो कविता आंखें बड़ी करके उसे देखकर कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने यहाँ बैठने की और बिना कपड़े धोए चाय पीने की? माँ जी, आपने ही तो कहा था मुझे चाय पीने को, और मुझे भूख भी लग रही है। मैं थोड़ी देर में कपड़े साफ कर दूंगी ना। खबरदार जो चाय को हाथ लगाने की कोशिश भी की, जा जाकर पहले कपड़े साफ कर, फिर आना, बारिश आने वाली है। अरे ओ बड़ी वाली काली बहू, पकौड़े लाएगी या एक बार ही देकर रह गई? अपनी माँ की आवाज़ सुनकर शेफाली पकौड़े लाते हुए आकर कहती है, ये लीजिए माँ जी, मैं ले आई। ठीक है। मोना, ये तुम क्या करवा रही हो माँ जी और ननद से? थोड़ा ख्याल रखो, तुम छोटी हो, तुम्हें सेवा करनी चाहिए। माँ जी के पकौड़े ठंडे हो रहे हैं, उन्हें चाय वाय पीने दो। आपको मुझे ज्यादा सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि क्या कब करना है। और मैंने कौन सा माँ जी के और नंद जी के हाथ बांध लिए हैं? खोलेंगे अभी? वो आपके पकौड़े बनाने में हाथ दर्द हो रहे हैं क्या, इसीलिए तो बोल रही हो? ये तुम्हें क्या हो गया है मोना? तुम बड़ी दीदी से ऐसे कैसे बात कर रही सकती हो? भूलो मत, हम तुम्हारी बहनें हैं और जेठानी भी लगते हैं। तुम्हें कोई लिहाज और शर्म नहीं बची है? अच्छा, तो आ गई ना बात बीच में। बड़ी बहन और बड़ी जेठानी का हक जमाया जा रहा है मुझ पर। लेकिन आप भी सुन लो और समझ लो, दोनों काली की काली रहोगी। कोई आप लोगों को पूछता नहीं है, इसलिए ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। सुन ली मेरी बहू की बात, अब जाओ दोनों जाकर काम करो। मोना भाभी, अब मेरे हाथ में दर्द हो रहा है आपके पैर दबाते दबाते। मुझे भूख भी लग रही है, मैं खा लूं चाय पकौड़े? हाँ हाँ खा लो। माँ जी आप भी खा लीजिए। इस तरह सास बहू बैठकर चाय पकौड़े का मजा लेते हैं। वहीं दोनों बहू घर के कामों में लगी रहती हैं। घर के सभी सदस्य दोनों जेठानियों को जानबूझकर काली कह कहकर बार बार संबोधित किया करते थे। ऐसे में उन दोनों का दिल बहुत कचोटता था। अगले दिन कुछ पड़ोसन घर पर कविता से मिलने आती हैं, तो दोनों बड़ी बहू चाय नाश्ता उनके सामने रखती है। तो पड़ोसनें कहती हैं, अरे ये क्या कविता, सुना है कि तेरी तीनों बहुएं एक ही घर से हैं, मतलब तीनों बहनें हैं। और इतना ज्यादा फर्क तो काली हैं, और एक तो हीरे जैसी मलाई और जैसी गोरी है। हाँ वही तो, शादी कैसे करा दी तूने कविता? अब बस करती तो करती, ज्यादा पूछ मत। वैसे भी मेरी चाहती तो छोटी वाली है, बिल्कुल मुझ पर गई है। ये दोनों तो कहीं ले जाने लायक बिल्कुल नहीं है। हाँ ये तो है, पर मैंने तेरी छोटी बहू को कभी काम करते हुए नहीं देखा। सुना है तो उसकी सेवा भी करती है, पर दोनों काली बहुओं को मैंने बैठे हुए कभी नहीं देखा, हर वक्त सेवा करती हैं। अब किसी काम में तो ठीक नहीं है, लेकिन हाँ घर पर काम बहुत अच्छे से कर लेती हैं। अच्छा है ना, नौकरानी का काम यही दोनों काली बहनें मिलकर कर लेती हैं। तेरी छोटी बहू तेरा कोई काम नहीं करती, तू तो उसकी इतनी कदर करती। बजाय अपनी बड़ी बहू के उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बस बस आंटी जी, आप हालचाल लेने आई हैं, वही बहुत है। हमारे घर के पट्टे में टांग मत अड़ाइए। हाँ हाँ, हम तो कुछ कह ही नहीं रही हैं। बाकी जितनी जल्दी समझ जाओ ना, तुम्हारी दोनों बड़ी बहुएं ही तुम्हारे आगे काम आएंगी, छोटी बहू कभी नहीं आएगी।
ये कहकर पड़ोसने चली जाती हैं। वक्त गुजरता है, दोनों बहनें घर के कामों में लगी रहती हैं। उन्हें बार बार ननद, मोना, सास, काली कलूटी कहती हैं। मोना अब घमंडी और पूरी तरीके से बिगड़ गई थी। वो सास और ननद पर पहले से ही हुक्म चलाया करती थी और अब बिना बोले क्लब जाकर पार्टी भी किया करती थी। ऐसे ही एक दिन वो सज धज कर शॉर्ट ड्रेस लेने जा रही थी कि काली बहन कहती है, मोना, ये तुमने कैसे कपड़े पहने हैं? माँ जी या किसी और ने देखा तो गजब हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, तुम बाहर इसे पहनकर मत जाओ। तुम्हें पता है ना आजकल का माहौल कैसा है। हाँ बहन, ऐसे कपड़े मत पहन। मैंने आप दोनों से पहले भी कहा है, अब भी कह रही हूँ, मुझे कुछ भी करने से मत रोका करो। आप दोनों का कोई हक नहीं है। जब भी माँ जी मुझे कुछ नहीं कह सकती तो आपकी क्यों सुनूं मैं। ये कहकर मोना क्लब चली जाती है। कुछ देर बाद कविता छत से नीचे आ रही थी कि सीढ़ियों से फिसल जाती है, जिससे उसके सिर में बहुत ज्यादा चोट लगती है। तभी दोनों बहुएं कहती हैं, मोना, ननद जी जल्दी आइए, माँ जी की चोट लग गई है। हम अकेले नहीं ले जा सकते। रागिनी उन्हें बुला कर ला। अपनी बहन की बात सुनकर रागिनी पिंकी को बुलाती है तो वो गाना सुनने में इतनी मगन थी कि रागिनी की बात नहीं सुनती। वहीं दूसरी ओर मोना भी आने से मना कर देती है। तभी दोनों काली बहू अपनी सास को फौरन हॉस्पिटल ले जाती हैं, जहां डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है और वो होश में आती है। तो शेफाली कहती है, माँ जी, अब आप कैसी हैं? अभी मैं ठीक हूँ। होश में आकर तुम दोनों को अपने सामने देखकर अंदाजा लगा सकती हूँ कि मेरी बेटी और छोटी बहू किसी काम की नहीं है। रमा बिल्कुल ठीक कह रही थी। तुम दोनों ही मेरी असली बहू हो, जो मेरी चिंता करती है, मेरा सम्मान करती है। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, मुझे माफ कर दो बहू। अब मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूँगी। किसी ने सही कहा था, रंग रूप सब कुछ नहीं होता, इंसान का दिल भी साफ सुथरा होना चाहिए। माँ जी, हम दोनों को आपने अपना लिया और इतना सब कह दिया तो माफी मांगने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इस तरह कविता अपनी दोनों काली बहुओं को अपना लेती है। साथ ही हॉस्पिटल से घर आकर अपनी बेटी और मोना बहू को सबक सिखाती है, जिसके बाद उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।